Good morning, students. Welcome back to SST class of class 8th. In our previous class, we studied about the French East India Company and Anglo-French rivalry. And in today's class, we will study about the British conquest of Bengal, conflict between the company and the Nawabs of Bengal, and the Battle of Plassey. Let's study about them in detail. Now, our topic is the British conquest of Bengal. What do you mean by conquest? Conquest means to get victory. So, the Britishers got victory over Bengal. The English East India Company was merely a trading body in the early 17th century. तो 17th century में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी that was only a trading means व्यापार करने वाली बॉडी थी. ठीक है. They established their first trade settlement at Hooghly around 1651 और उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट कहाँ पे एस्टैब्लिश किया? हुगली around 1651. The company traders known as factors operated from this place. और जो उस कंपनी के ट्रेडर्स थे यानी कि जो मर्चेंट्स थे जो ट्रेड करते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था. वो उसी प्लेस से सारा अपना काम करते थे. The factory consisted of warehouse and offices as well as residential quarters. और जो फैक्ट्री बनी थी उसमें warehouse था. warehouse मतलब गोदाम where products are kept. And there was office as well as residential quarters. और उसी एरिया में residential मतलब क्या? रहने वाले जगह. तो residential quarters था जिसमें वो लोग रहते भी थे. The company's trade flourished but when they violated trade rules, Aurangzeb declared a war and defeated them. तो कंपनी का ट्रेड दिन पे दिन फ्लरिश हो रहा था, बढ़ता जा रहा था. बट when they violated मतलब टू ब्रेक, जब उन्होंने ट्रेड रूल्स तोड़े, देन औरंगज़ेब डिक्लेयर्ड अ वार एंड डिफीटेड देम. तो उसके बाद औरंगज़ेब ने क्या किया? उनके साथ वार किया और उनको हरा दिया. लेटर द कंपनी परसुएडेड औरंगज़ेब टू ग्रांट देम the right to carry on duty free trade in return for an annual payment. उसके बाद कंपनी ने उनको परस्यूट किया मतलब अलाउ किया कि औरंगज़ेब क्या करे? उनको ग्रांट करे, परमिशन दे ताकि वो ड्यूटी फ्री बिना किसी टैक्स के वहाँ पे ट्रेड कर सके. इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट, ताकि उनको एनुअल पेमेंट, सालाना पेमेंट देना ना पड़े. ओके. After Aurangzeb's death, the Mughal Empire became weak and the company intensified its operation in Bengal. और जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई तो मुग़ल एम्पायर वीक हो गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने अपने जो ऑपरेशंस थे, जो ट्रेड था बंगाल में, उसको इंटेंसिफाइड कर दिया. इंटेंसिफाइड मतलब क्या? बढ़ा दिया. In 1717, they got the right to import and export goods without paying the custom duty from Mughal Emperor फारूक सियार. ठीक है. फिर 1717 में उनको राइट मिल गया सो दैट दे कैन export as well as import the goods without paying any custom duty or tax by the Mughal Emperor Farooq Shiar. However, the company's employees misused this right and carried on illegal private trade for which they did not pay trade duties. तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने इस राइट को मिसयूज़ किया और इलीगल प्राइवेट ट्रेड करते थे जिसमें वो कोई भी ट्रेड ड्यूटी या टैक्स नहीं देते थे. दिस रिजल्टेड इन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. और इस तरह इनॉर्मस मतलब क्या? बहुत ज़्यादा, वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया बंगाल को. किसमें? रेवेन्यू में. कोई भी टैक्स नहीं आया. नाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स clash between the company and the Nawabs of Bengal. In the first half of the 18th century, the conflicts between the Nawabs of Bengal and the company intensified. जब 18th century के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ? जो कॉन्फ्लिक्ट था नवाब ऑफ बंगाल में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो इंटेंसिफाइड हो गया. इंटेंसिफाइड मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया. कुली खान, सिराजुद्दौला एंड अली वर्दी खान वेर स्ट्रॉन्ग रूलर्स. और उस टाइम के स्ट्रॉन्ग रूलर्स जो थे वो कौन कौन से थे? मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला एंड अली वर्दी खान. इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, द नवाब्स लेड डाउन सर्टेन कंडीशन. तो जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए
नवाबों ने कुछ कंडीशंस रखे उनके सामने, विच द कंपनी हैड टू ओबे और लूज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल। और उन्होंने ये रखा कंडीशन कि कंपनी को ओबे करना पड़ेगा, और अगर वो ओबे नहीं करती है तो जो वो ट्रेड करते हैं बंगाल में उसका अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा। अब कंडीशंस क्या थे? फर्स्ट वन, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वे इंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड शॉल पे कस्टम ड्यूटी ऑन प्रिविलेज ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड विल बी विड्रॉन ऑल टुगेदर। तो जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल थे, जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, उनको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी विड्रॉन। द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट सेटलमेंट। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोई भी अपने फोर्टिफिकेशन मतलब और उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, और उसको क्या कहते हैं, किले बना के अपनी आर्मी को इम्प्रूव नहीं करेगी। एंड द नवाब्स फॉरबिड द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स। और साथ ही साथ नवाब ने फॉरबिड कर दिया, फॉरबिड मतलब क्या, मना कर दिया कंपनी को कि वो अपने कॉइन्स को मिंट नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। ओके, सो दीज वेर सर्टेन कंडीशंस। द सिचुएशन वर्सन इन 1756 व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और सिचुएशन वर्स हो गई और ख़राब हो गई 1756 में, जब सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का। He was furious at the company's interference in the affairs of Bengal, expansion of fortifications in spite of his orders and failures to pay up the revenue dues. And he was furious. Furious means angry. किस पे angry था? ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरफेरेंस में इन द अफेयर्स ऑफ बंगाल। वो जो भी बंगाल से रिलेटेड अफेयर्स थे उनमें इंटरफेयर कर रही थी, अपने फोर्टिफिकेशन को एक्सपैंड कर रही थी, हालांकि उनको ये ऑर्डर किया गया था कि वो ऐसा नहीं करेगी, और साथ ही साथ रेवेन्यू भी पे नहीं कर रही थी। व्हेन नेगोशिएशंस फेल्ड एंड एंग्री सिराजुद्दौला कैप्चर्ड इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार कंपनी फोर्ट एट कोलकाता। और जब नेगोशिएशन बातचीत का कोई हल नहीं निकला तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में थी उसको कैप्चर कर लिया। सून रॉबर्ट Clive took charge of the company's affairs in Bengal and re-established company's previous position and trade privileges by precarious means. और जल्दी ही रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, कंपनी का चार्ज ले लिया, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो प्रीवियस पोजीशन थी वापस दिला दिया। बाय ट्रेकेरियस मीन्स बाय मैनी क्लेवर टेक्निक्स। ओके, The Battle of Plassey was held in year 1757. After establishing themselves in the Calcutta and making the Nawab grant them all demands, Clive wanted a puppet ruler who could grant them more privileges. ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक ऐसा उसको पपेट मतलब क्या, एक ऐसा रूलर जो उनकी बात माने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज दे, छूट दे दे, तो वो ऐसा नवाब चाहता था। Clive conspired with Mir Zafar, Commander-in-Chief, Jagat Seth, richest banker, and Omi Chand to overthrow सिराजुद्दौला। तो क्लाइव ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी किया। कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। किसके साथ मिलके किया? विथ मीर जफर हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, देन जगत सेठ हु वॉज द रिचेस्ट बैंकर, एंड ओमी चंद अ रिच मर्चेंट to throw over the Sirajuddaulah. On 23rd June 1757, the armies of Sirajuddaulah and English East India Company met at Plassey. और जून 23rd 1757 को सिराजुद्दौला की आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी कहाँ पे मिली? प्लासी पे मिली। रॉबर्ट क्लाइव लेड द ब्रिटिश फोर्स, और ब्रिटिश फोर्स को कौन लेड कर रहा था, कौन देख रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। The commander-in-chief of the Nawab, Mir Zafar, along with his army, did not take part in the battle. और जो कमांडर इन चीफ था, जिसे हम कहते हैं सेनापति, जो सिराजुद्दौला की आर्मी का था, उसने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। And in that battle, सिराजुद्दौला was killed and Mir Zafar was made the Nawab of Bengal. और उस बैटल में सिराजुद्दौला was killed, and after his death, Mir Zafar, who was commander-in-chief, was made the Nawab of Bengal. The Battle of Plassey was a significant landmark in the history of India. और जो Battle of Plassey है, जो कि 1757 में हुआ था, वो बहुत ही important landmark है इंडिया की हिस्ट्री में। Why?
because it transformed a mere trading company into the political power. क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि क्या बन गई थी, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पॉलिटिकल पावर इंडिया में बन गई थी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. In our next class, we will study about Bengal after Plassey. So keep on reading the topic thoroughly and please like and subscribe my video. Thank a lot for watching my video. Have a great day ahead.